ब्रेक के बाद उर्दू टीवी के प्रोग्राम हेल्थ केयर में आपका दोबारा खैर मकदम है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने 2 कॉल्स रिसीव किए हैं जिनके सवालात के जवाब हमें देने हैं, लेकिन उससे पहले मैं नाज़रीन आपको ये बता दूं, पहले तो एक कॉलर को शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहे हैं और क्या बात किया था जी? बात कर रही थी जी जी फरमाइए। वो इंसुलिन लेना चयन चले गया था दीदी का भी आप जवाब। जी जी तो आपने हिकमत की किताब में पढ़ा था मैं कि इंसुलिन कितनी मकदार तक कब तक रोकता है शुगर को। तो वो पढ़ा था, डॉक्टर साहब से यही पूछना था कि लेना सही है या नहीं, उसके नुकसानात है क्या? नुकसानात है या वो है जी, इंसुलिन से क्या क्या नुकसानात हैं या फिर उससे कितने फायदे हैं, ये जानना चाह रहे हैं। हाँ, और इस्लामी नुस्खे से जायज है या नहीं? इस्लामी नुक्ते नज़र से जायज़ है या नहीं है? जी जी इंशाल्लाह ठीक है इंशाल्लाह। जी जुल्फ़िकार साहब, आपने इससे पहले भी कॉल किया था ब्रेक से पहले, तो ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब ने बताया कि इस्लामी नुक्ते नज़र से जायज़ है या नहीं है। उस ताल्लुक़ से तो आपको चाहिए कि आप किसी उलमा से रब्ता करें और वहाँ से आप अपने सवाल का जवाब ले लें। और वैसे तो मैं नाज़रीन को ये बता दूं कि अगर आप डॉक्टर साहब से रब्ता करना चाह रहे हैं तो डॉक्टर साहब का नंबर नोट कर लीजिए, स्क्रीन पर दिया गया है 9246505065। ये नंबर पर आप डॉक्टर साहब से कॉल करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। डॉक्टर साहब शहर में 4 अलग अलग जगह पर टाइम देते हैं पेशेंट्स को, टोली चौकी, बंजारा हिल्स और मल्लेपल्ली और शालीबंडा। इसके अलावा शादनगर में भी आप टाइम देते हैं, महबूब नगर में और बीदर में भी पेशेंट्स को टाइम देते हैं। और डॉक्टर साहब जुल्फ़िकार साहब का जब गए इंसुलिन से कितने साइड इफेक्ट्स हैं या फिर उसके कितने बेनिफिट्स हैं इस्लामी नुक्ते नज़र से, तो उनको चाहिए कि वो जुल्फ़िकार साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं पहली तो चीज़ आपको मैं माफ़ी चाहूँगा कि आपका एक सवाल का मैं जवाब नहीं दे सकूँगा कि इस्लामिकली इंसुलिन लेना कितना जायज़ होता है या नहीं, क्योंकि ये जैसा मोहसिन साहब ने भी आपको बताया है कि अगर आप उलमा से या कोई इस्लामिक एक्सपर्ट जो होते हैं अगर उनसे उसके इंग्रेडिएंट्स वगैरह मैं बता सकता हूँ, उसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं वो भी बता सकता हूँ मैं आपको, क्योंकि इसमें तो मैंने कई थीसिस लिखी हुई हैं। लेकिन ये कितना जायज़ होता है नहीं है, ये इसके लिए मैं बहुत ही माफ़ी चाहता हूँ। हाँ, लेकिन इसके जो बेनिफिट्स होते हैं और इसके जो नुकसानात होते हैं इसके बारे में मैं आपको ज़रूर बता दूं कि जो इंसुलिन जब हम लेते हैं, जैसे मैंने बताया कि इंसुलिन कई तरह के होते हैं, प्रीमिक्स इंसुलिन होते हैं या एक इंसुलिन बोलस इंसुलिन होते हैं, एनालॉग इंसुलिन होते हैं, या जितना भी जो बॉडी में जो फिजियोलॉजिकली जो हमारा इंसुलिन होता है उससे ख़ास तौर पर क्लोज इंसुलिन जो हम बनाते हैं आजकल, वो इंसुलिन काफ़ी ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। और उससे ये फायदे होते हैं कि देखिए, अगर हम यहाँ पर भी अगर हम क्लासिफिकेशन करें, अगर पेशेंट्स का, अगर हम दुबले पेशेंट्स को ले लें या मोटे पेशेंट्स को ले लें, अगर हम दुबले पेशेंट्स की बात करते हैं और वो अगर इंसुलिन रेजिस्टेंट है यानी कि इंसुलिन उससे बेहद ज़रूरी हो जाता है, तो इंसुलिन उसमें भी कई क्लासिफिकेशन होते हैं कि पेशेंट टाइप 1 डायबिटिक है या टाइप 2 डायबिटिक है। अगर टाइप 1 डायबिटिक अगर पेशेंट होता है तो उस इंसुलिन के अलावा कोई दूसरा इलाज होता ही नहीं, एक चीज़ हो गई। और टाइप 2 जब हम डायबिटिक पेशेंट्स की हम बात करते हैं, तो अगर टाइप 2 के अंदर अगर हम दुबले पेशेंट की बात करते हैं या मोटे पेशेंट की बात करते हैं, तो यहां पर भी एक क्लासिफिकेशन हो गया है। अगर हम टाइप 2 में अगर दुबले पेशेंट की अगर हम बात करते हैं, अगर उसे बहुत सालों से अगर शुगर इंसुलिन अगर डायबिटिक है यानी कि 6 साल 10 साल के ऊपर अगर डायबिटिक हो जाता है, डायबिटिक रहता है, तो यहां पर होता ही है कि जो डायबिटिक जो हमारे जो बॉडी में जो फैक्ट्री होती है जिसे हम पैनक्रियास कहते हैं, जो इंसुलिन बनाता है, ये इंसुलिन जो फैक्ट्री होती है वो थक जाती है, उसके कई सेल्स स्लोली मरना शुरू हो जाते हैं, जिसे हम बीटा सेल्स कहते हैं। तो ये चीजों को हमें ये चाहिए कि हम ये फैक्ट्री को रेस्ट दें, यानी कि इसे बिल्कुल एक तरह का हम काम ना दें। तो जब भी हम बाहर से इंसुलिन देते हैं जिसे हम एक्सोजीनियस इंसुलिन कहते हैं, लेकिन आज एक ऐसी दवा भी बन चुकी है कि जो अंदर के जो इंसुलिन जो बीटा सेल्स जो होते हैं, जो फैक्ट्री के जो सेल्स होते हैं, उसे मरने से बचाने के लिए एक और एक दवा निकल चुकी है
लेकिन वो दवा लॉन्ग टर्म पे लेना पड़ता है और उसके फायदे आपको इमीडिएट नहीं मिलते, लेकिन उसके फायदे आपको 6 महीने या 10 महीने तक अगर हम वो दवा को खाते हैं तो उसके फायदे आपको मिल सकते हैं। यानी कि वो दवा से हमें फायदे ये होते हैं कि अंदर के सेल्स को मारने से बचाती है और डिजीज को और ज्यादा प्रोग्रेस बढ़ने से, यानी कि डायबिटीज का बढ़ने से वो प्रोग्रेशन को कम करती है। और दूसरी चीज इससे आपको हार्ट के प्रॉब्लम्स होने से बचाती है, हार्ट प्रोटेक्टिव होता है और किडनी को प्रोटेक्शन देता है। यानी कि अगर किडनी अगर किसी की खराब भी होती है, अगर हम ये दवा दे सकते हैं, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ये गोली को हम दे सकते हैं। तो ऐसे कई ऐसे दवाएं आज निकल चुकी हैं और इससे फायदे भी होते हैं, लेकिन थोड़ी महंगी दवाएं होती है तो इसके फायदे बेहद होते हैं। और रही बात नुकसानात की इंसुलिन से, देखिए इंसुलिन से नुकसान मैं ये एक ही चीज कहूंगा कि हम कहते हैं कि मोटेपन की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है तो नेचुरल बात है कि अंदर की बॉडी का इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है। जब तो हम वही साइकिल में आ रहे हैं, तो इंसुलिन जो होता है, इंसुलिन मोटापन बढ़ाता है, तो लाजमी बात है कि हमें मोटापन नहीं चाहिए। अगर मोटापन, तो मैं यही कहूंगा कि अगर हम मोटेपन को कट कर दें, अगर हम मोटेपन को मार दें, अगर हम वजन को कम कर दें, तो नेचुरल बात है कि हम इंसुलिन से हट जाएंगे और आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस जो होता है वो सेंसिटिव हो जाता है। अंदर का इंसुलिन, बॉडी का जो ऑलरेडी जो मौजूद इंसुलिन है वो काम करना शुरू कर देता है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा वक्त लगता है, वक्त यानी कि काफी ज्यादा वक्त नहीं, लेकिन अगर हम फर्ज कीजिए हफ्ते में 1 किलो वजन अगर हम कम करते हैं, यानी कि महीने में अगर हम 4 किलो वजन कम करते हैं, तो लाजमी बात है कि 1-2 महीने में आपका 8 किलो वजन कम हो जाएगा। जो बिल्कुल सेफ होता है, जो बिल्कुल करना भी चाहिए, जो अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन, जो अमेरिकन बेरियाट्रिक एसोसिएशन, यानी कि दुनिया के सबसे जो बड़े जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका कहना है, उनके प्रोटोकॉल्स हैं। और ये प्रोटोकॉल चुप नहीं बनते, ये प्रोटोकॉल्स पे कई स्टडीज होती हैं, कई पैसा लगता है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ पैसा लगता है, स्टडी होती है, रिसर्च होती है, उसके बाद ही ये प्रोटोकॉल निकलते हैं और ये प्रोटोकॉल्स हम मानते हैं। हम ही नहीं बल्कि सारी दुनिया में ये प्रोटोकॉल्स को मानना भी चाहिए। तो बात ये हो गई कि इंसुलिन मोटापन बढ़ा रहा है और हमें मोटापन नहीं चाहिए, तो लाजमी बात है कि हम मोटापन को कम करें और अपने इंसुलिन से हम लजात पालें। तो इनका सवाल तो यही कहूंगा। और रही बात एक पेशेंट जिन्होंने थायराइड पे, जिसे थायराइड था और जिसे पीरियड्स का प्रॉब्लम था और ये दवाएं लेती हैं, उन्होंने अपनी हाइट 5 फीट 5 इंचेस बताई, उनका वजन 75 kg बताया। देखिए बीबी, मैं आपके लिए यही कहूंगा कि आपका वजन आपकी हाइट के हिसाब से आपका वजन होना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 58 kg और आपका वजन है 75 kg, यानी कि लगभग 20 किलो वजन ज्यादा है। और यहां पर मैं ये बात जरूर कह दूं कि एक तो आपको थायराइड प्रॉब्लम है, यानी कि हाइपोथायराइड जिसे होता है तो उससे वजन बढ़ता है, एक चीज हो गई। और दूसरी चीज ये हो गई क्योंकि आपके पीरियड्स स्किप होते हैं, यानी कि पीरियड्स नॉर्मल नहीं है, तो यहां पर मैं ये जरूर कहूंगा कि एक आप अल्ट्रासाउंड करवा लें। अल्ट्रासाउंड में आपको पीसीओडी, यानी कि जैसे मैंने इससे पहले भी कई बार जिक्र किया था, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जो बच्चेदानी के अतराफ जो गोले होते हैं जिसे हम ओवरीज कहते हैं, उसके अंदर अगर सिस्ट का हो जाना, अगर सिस्ट जब हो जाता है तो लाजमी बात है कि आपके औरतों के जो हार्मोन्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और आदमियों के जो हार्मोन्स हैं वो बढ़ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो पीरियड स्किप हो जाते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होता। और ये बात होती है मोटेपन की वजह से। मोटेपन की वजह से आपको पीसीओडी आता है। जैसा कि मैंने इससे पहले भी थोड़ी देर पहले कहा था कि मेटाबॉलिक सिंड्रोम किसे कहते हैं, वो पेशेंट जो मोटे हैं, जिसे पीसीओडी है, जिसे पानी के बुलबुले आ जाते हैं, जिसे बीपी है, जिसे डायबिटीज है, ऐसे लोगों को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है। तो आप भी पीसीओडी की शिकार हो सकती है। इसे अल्ट्रासाउंड जब हम देखते हैं तो आपको वहां पर पानी के बुलबुले नजर आते हैं। और एक बात जरूर कह दूं कि ऐसे लोगों में यह भी देखा जाता है कि पीरियड स्किप हो जाते हैं, पेशेंट्स इनफर्टाइल हो जाता है, यानी कि बच्चे होना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और चेहरे पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। अक्सर पेशेंट्स को अपर लिप, यानी कि ऊपर के ओंठ के ऊपर तरफ आपको बाल आना शुरू हो जाते हैं, चेहरे पे फुंसियां आना शुरू हो जाते हैं, पीरियड स्किप हो जाते हैं। तो ये पीसीओडी की सारी अलामतें हैं और ये आपको मोटेपन की वजह से पीसीओडी
हो सकता है। अल्ट्रासाउंड जब हम करवाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको अल्ट्रासाउंड में ये पानी के बुलबुले दिखें, लेकिन इसे जब अल्ट्रासाउंड में नहीं दिखते तो हम इसे सब क्लिनिकल कहते हैं, यानी कि जो क्लिनिकली जो डायग्नोज नहीं होता, जब सब क्लिनिकली उसे डायग्नोज करते हैं, अगर ये ऐसे पेशेंटों में अगर ये 4-5 चीजें अगर मौजूद होती हैं, जैसा कि चेहरे पे बाल आ जाना, फुंसियों का फेस पे आ जाना, या उनके पीरियड्स स्किप हो जाना, या पीरियड्स नहीं आना, या पीरियड्स जल्दी हो जाना, या पीरियड्स का तेजी रफ्तार से बढ़ जाना, या 10 दिन प्रोलॉन्ग हो जाना, ऐसे चीजें पीसीओडी की शिकायतें होती हैं और ये बहुत ही कॉमन हो चुका है। यानी कि मैं ये कह दूं कि 15 साल की उम्र से ये बच्चों को हम आज देखते हैं, पीसीओडी की वजह से मोटापन आ सकता है या मोटेपन की वजह से पीसीओडी हो सकता है। तो ये एक बड़ी क्लियर इंटरलिंक है। हम बल्कि ये कह सकते हैं कि पहले मुर्गी या पहले अंडा, आप वो हिसाब ले सकते हैं पीसीओडी और मोटेपन में। एक और कॉलर अमान नगर से किया था, रशीद साहब ने। जी जी, 10 साल से शुगर है और बेली फैट इंसुलिन लेने के बाद। जी जी, तो फैट किस तरीके से जी कम रशीद किया साहब जाए? अस्सलाम वालेकुम। मैंने इससे पहले अभी आप मेरा शो देख रहे होंगे, आपको मैंने इसका जवाब ऑलरेडी दे चुका है पुराने हमारे व्यूअर को कि इंसुलिन से वेट बढ़ता है और हर अलग अलग टाइप के इंसुलिन होते हैं। बाज इंसुलिन में वजन ज्यादा बढ़ता है, बाज इंसुलिन में वजन कम बढ़ता है। अगर मैं इसका खुलासा और कर दूं तो ये होता है कि अगर जब हम प्री मिक्स्ड इंसुलिन की अगर हम बात करते हैं तो उसमें वजन 3 से 4 किलो वजन बढ़ता है। अगर हम बेसल इंसुलिन यानी कि अलग अलग डिफरेंट टाइप के इंसुलिन है, जो मेरे व्यूअर्स को वो टर्मिनोलॉजी समझने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन इसके मोटे अल्फाजों में अगर मैं कह दूं तो अलग अलग इंसुलिन होते हैं। बाज इंसुलिन 3 से 4 किलो वजन बढ़ाते हैं, बाज इंसुलिन आपको सिर्फ 1 किलो वजन बढ़ाते हैं। डिपेंड करता है कि आप, क्योंकि आप प्रीमिक्स इंसुलिन की बात करते हैं तो ये इंसुलिन में ये देखा गया है, लेकिन इकोनॉमिकल है, कॉस्ट में कम होता है। एक और कॉलर शामिल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन बात कर रहा हूँ? पूछना था कि मेरी हाइट 5 फीट 4 इंच है जी। वो जोई M1 खा रहा हूँ मैं, आज तकरीबन 9 साल से शुगर है मेरे को। पहले MF खाता था जी। तो डॉक्टर साहब से, हमारे डॉक्टर से मिलकर के मशवरा करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट बताया उनको, तो 280 था मेरा शुगर आफ्टर जी। तो उन्होंने गोली बदल के जोई M1 दी है। ओके, 2 टाइम लेते हैं एक तो अब डॉक्टर साहब से पूछना था क्या है, सही है? ये गोली एक टाइम लेते हैं दिन में या आप 2 टाइम लेते हैं? 2 टाइम, सुबह शाम, और दोपहर में जो है ना B+4 देते हैं। कौन सी लेते हैं? B+4। B+4। ओके, वो तो मल्टीविटामिन है। अच्छा, तो इनका फास्टिंग और पोस्टपोनल कितना रहा? खाने से पहले कितना शुगर है आपका? खाने से पहले 150 था। ओके, और खाने के बाद 280? खाने के बाद 280 था जी। ये दवाई इस्तेमाल करने के बाद आप फिर टेस्ट करवाए या नहीं करवाए? नहीं, सुबह चेक नहीं करवाया, एक 10 दिन के बाद कराओ बोलेगा। जी जी। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? किशनबाग से। किशनबाग से, ठीक है। इंशाल्लाह आपके सवाल का भी जवाब दिया जाएगा। तो जोरिल M1 से पहले आपका शुगर लेवल्स 150 और 280 था। जी जी। हेलो, हाँ जी, आप जोरिल M1 खाने से पहले था। अच्छा, ठीक है, आप जोरिल M1 के बाद आपने चेक नहीं करवाया? नहीं करवाया। ठीक है, ओके ओके। इससे पहले जो रशीद साहब का कॉल था जी, बेली फैट किस तरीके से कम करना चाहिए? देखिए, बेली फैट का मैं ये कह दूं कि इंसुलिन जैसा वजन बढ़ाता है तो लाजमी बात है कि आपको साइमल्टेनियसली डाइट पे कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि आपसे वॉकिंग तो हो नहीं सकती, क्योंकि आप आपका ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है। तो आप ऐसा जरूर करें कि आप थोड़े से अगर जितना भी हो सकता है आपसे थोड़ा चहल पहल थोड़ी बहुत आप कर सकते हैं तो थोड़ी चहल कर लीजिए आप। और दूसरी चीज, आप डाइट पे जरूर कंट्रोल कर लीजिए। देखिए, डाइट पे मैंने जैसे कहा था कि चावल का इस्तेमाल करना कम कर दीजिए, बल्कि दोपहर में करिए, सुबह में आप रोटी, शाम में रोटी, और कई आप तरकारियों पे ज्यादा ध्यान दीजिए। फ्रूट भी आप ले सकते हैं, लेकिन जो तलन की चीजें आप कम कर दीजिए। तो ये चीजें बेसिक चीजें अगर, क्योंकि अब यहाँ पर हम जो यूज कर सकते हैं वो डाइट, तो क्योंकि आपको वो एक्सरसाइज तो हो नहीं सकती, तो डाइट पर अगर आप कंट्रोल कर सकते हैं तो मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा।
और रही बात किशन बाग से जो बात किया था, आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 150 था और पोस्ट पंडल 280 था। देखिए ये काफी ज्यादा शुगर लेवल्स है। जैसे मैं फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल आपका टारगेट होना चाहिए 90 to 120 के बीच में, और खाने के बाद का शुगर आपका 140 to 160 के बीच में होना चाहिए। अब जोरिल M1 आपको दी गई है, इसके अंदर ग्लिमिपराइड विद मेटफॉर्मिन होता है, तो गोली तो कॉम्बिनेशन तो ठीक है, लेकिन अब देखते हैं कि अगर इंशाल्लाह आपका गोली खाने के बाद इंशाल्लाह आपको अगर शिफा मिल गई तो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन ये शुगर लेवल्स काफी ज्यादा होते हैं। और मेरा मोड ऑफ ट्रीटमेंट कुछ अलग होता था, लेकिन खैर इंशाल्लाह अगर आपको डॉक्टर साहब से अगर जो भी डॉक्टर साहब के पास आप गए, अगर उनसे शिफा मिलती है तो बहुत अच्छी चीज है। आप एक बार अपना शुगर लेवल्स चेक करवा लें, उसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका कैसा शुगर लेवल्स आता है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, अगर एक कॉम्पैक्ट अगर आपसे पूछा जाए कि क्योंकि प्रोग्राम का वक्त भी काफी करीब आ गया है, ओबेसिटी को अगर कम कर लिया जाए, जैसे कि आपने बताया कि ओबेसिटी इज द मदर ऑफ ऑल डिजीजेस, हर चीज ओबेसिटी के बाद पीसीओडी है लेडीज में, या फिर किडनी प्रॉब्लम है, या हार्ट प्रॉब्लम है, या थायराइड है, जिस तरीके की भी अलग अलग प्रॉब्लम्स आते हैं वो तमाम के तमाम ओबेसिटी की वजह से ही आ रहे हैं। एक कॉलर को शामिल कर लेता हूँ पहले। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आप अपनी टीवी का आवाज कम कर लीजिए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलीम है। जी सलीम भाई। जी मैं गोलबंदे में रहता हूँ। ओके जी मेरे को 1 साल से शुगर है। 1 साल से शुगर है जी। जी हाँ, तो मैं गोलियां नहीं खा रहा, गोलियां नहीं खा रहे, साहब जो दिए वो खा रहा हूँ मैं दवा। ओके। तो 1 साल से शुगर तो मेरे को नॉर्मल है। नॉर्मल तो खाने से पहले मेरे को 90 बता रहा है। ओके। और खाने के बाद तो 150 बता रहा मेरे को। ओके। जी तो हम क्या करते हैं, यही करना पड़ेगा, दवा मेडिकल खाना पड़ेगा मेरे को। ठीक है, तो ये कौन सी दवा है, आयुर्वेदिक जड़ी बूटी की है या नहीं? जी तो घर के पास है, उन गोलियां दे रहे, खाली रात में खाने की दे रहे। ओके। तो हमेशा मेरे को वो गोलियों पे नॉर्मल रही, क्या मेरे को क्या उससे साइड इफेक्ट होगा क्या, वो क्या थोड़ा मालूम करना था। ओके ओके ठीक है जी, जरूर आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। सलीम साहब बिल्कुल। सलीम साहब अस्सलाम वालेकुम। जैसे आपने बताया क्योंकि आपको 1 साल सिर्फ डायबिटीज है, और क्योंकि ये काफ़ी कम अरसे से आपको शुगर है, और आपका फास्टिंग ब्लड शुगर 90 जो मैंने बताया 90 to 120 के बीच में बिल्कुल आपका नॉर्मल है, और पोस्ट पैनल भी बहुत नॉर्मल है, आपका 140 to 160 होना चाहिए, आपका नॉर्मल है बिल्कुल। आप देखिए उस जो भी साहब आपको दवाई दे रहे हैं, अगर आपको उससे फ़ायदा बनता है तो बहुत अच्छी चीज़ है, आपको अगर शिफा मिल गई है तो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन देखिए उसके अंदर दवाई जड़ी बूटियों का, क्योंकि वो तो मैं उसका एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। जो चीज़ हमें मालूम है उसके बारे में हमें बात करना चाहिए, तो मुझे उस बारे में मालूम नहीं है तो उसे किस तरह आपको, लेकिन ये मैं जरूर कह दूं कि आपको इस जो भी दवा आप लेते हैं उससे फायदा हो रहा है, और 90 to 150 है, बहुत अच्छी चीज है। लेकिन मैं साइमल्टेनियसली मैं ये बात आपको जरूर कह दूं सलीम साहब कि एक सिंपल सी गोली आती है, अगर आप उस साथ ही साथ अगर आप उसको गोली को भी लेते हैं तो वो शुगर की गोली, वो गोली कई चीजों के लिए भी दी जाती है, यानी कि डायबिटीज को भी दी जाती है, मोटे लोगों को भी दी जाती है, पीसीओडी यानी कि जो लोगों को इरेगुलर पीरियड्स होते हैं उसी भी दी जाती है, और कई कैंसर पेशेंट्स में भी गोली दी जाती है। वो एक सिंपल गोली अगर हम ले लेते हैं तो जो डिजीज का जो प्रोग्रेशन है, यानी कि डिजीज का आगे बढ़ना है, वो रुक जाता है, वो कम हो जाता है, और अंदर का इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। तो अगर हम वो एक गोली का अगर हम इस्तेमाल कर लेते हैं तो आपको शायद फायदा तो आपको हो ही रहा है, लेकिन अगर वो कर लेते हैं तो मेडिकली भी आप एक सेफ गहरे में आ सकते हैं। तो मैं ये जरूर चाहूंगा कि मैं अपनी तरफ से, जैसा कि क्योंकि मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूं, तो मेरा ये जरूर कहना रहेगा आपसे कि आपका डिजीज प्रोग्रेशन ना बढ़े, क्योंकि उसके बारे में तो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आप ये गोली का इस्तेमाल आप जरूर करें। जो मैं जिसे मेटफॉर्मिन कहते हैं, मेटफॉर्मिन अगर हम 500 मिलीग्राम एक्सटेंडेड रिलीज या कुछ भी अगर ये गोली यूज करते हैं तो उसके कई फायदे होते हैं। इसका मोटापन रोकने से बचता है, या ऐसे ये गोली से आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, और डिजीज का आगे बढ़ना कम हो जाता है। तो मैं ये जरूर कहूंगा एज ए मेडिकल डॉक्टर कि आप ये गोली करें, इसके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब जैसा मैं पूछ रहा था कि
ओबेसिटी के लिए कंट्रोल करने के लिए कुछ टिप्स कॉम्पैक्ट जल्दी से दे दीजिए। ओबेसिटी जी देखिए, एक तो चीज अगर हम हमें घेरे की अगर बात करते हैं तो हमें वो घेरे में हमें डाइट को इन्वॉल्व करना चाहिए, हम उसी घेरे में हमें एक्सरसाइज को इन्वॉल्व करना चाहिए। एक्सरसाइज किसी फॉर्म की भी हो, अगर एरोबिक एक्सरसाइज की बात कर ले या घर के आम खास जिंदगी की बात कर ले, तो बेसिकली हमें फिजिकल एक्टिविटी में हमेशा इन्वॉल्व होना चाहिए, एक्टिविटी में इन्वॉल्व होना चाहिए, घर के कामों में इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर हम बाहर भी जाते हैं तो हम ये सोच के चलें कि हमें थोड़ा सा वक्त चलने में बिताना चाहिए। अगर कहीं जाते हैं, मॉल्स को जाते हैं, तो पार्किंग आप दूर कर ले, या आप किसी बाहर से अगर हम जनरल स्टोर से हम सामान मंगाते हैं तो आप खुद जाकर सामान लेकर आए और घर का छोटे छोटे एक्टिविटीज करें। जो टेबल वर्क जो करते हैं, जो दुकान जो चलाते हैं, या जो अक्सर जिसका बैठने का काम होता है, मैं ये जरूर करूंगा कि वो बैठे बैठे भी छोटी मोटी एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे कि हाथ पैर का मूवमेंट करना, या हाथों पैरों का मूवमेंट करना, या थोड़ा सा उठना, या थोड़ा सा चहलना। तो ऐसी चीजें करने से रेगुलरली तो इसका थोड़े कैलोरीज बर्न हो सकते हैं, आपके फिजिकल जो बॉडी का जो खून की जो दौरान होती है वो मूवमेंट अच्छा हो सकता है। और रही बात डाइट की, डाइट में देखिए मैं ये हमेशा कहता हूं कि हमें चावल और चावल से बनी हुई चीजों को कम कर देना चाहिए, डीप फ्राई तलन की चीजों को कम करना चाहिए, तरकारी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। और आप गोश्त ले सकते हैं, चिकन ले सकते हैं, मटन ले सकते हैं, फिश ले सकते हैं, बीफ ले सकते हैं, कुछ किसी भी किस्म का ले सकते हैं, लेकिन चिकनापन को कम करके लें। हर चीज को हमें बैलेंस डाइट करनी चाहिए, हर चीज को एक डिसिप्लिन अपनी जिंदगी में लाना चाहिए, तौर तरीके से जिंदगी में खाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि रात में आप 12 बजे खा लें या 2 बजे खा लें। हमें नींद अच्छी होनी चाहिए, हमें स्लीप डिप्रिवेशन होने से भी मैंने कई इसके बारे में बात की है। तो ये अगर हम एक सीधी अगर हम बात करते हैं तो हमें डिसिप्लिन होना चाहिए लाइफ में, चाहे वो खाने पीने में हो, चाहे अपने काम में हो, चाहे तो हर एक चीज का एक वक्त होता है और वो वक्त में हमें करना चाहिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपका यहाँ पे आकर हमारे व्यूअर्स को काफ़ी सारे सवालात के जवाब दिए हैं और अच्छे टिप्स भी दिए हैं ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए और डायबिटीज़ का जो इंसुलिन के ताल्लुक से जितना आपने रोशनी डाली आज के प्रोग्राम में। नाज़रीन, आपसे फिर मुलाकात होगी क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम का वक्त हो गया है फिलहाल। तो मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में अगले हफ्ते। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।